दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं अनिल शर्मा। मैं प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्षेत्र में मध्य प्रदेश संदर्भ या मध्य प्रदेश स्पेशल के ऊपर क्लासेस लेता हूं और मैं फोर्स एकेडमी के बिहाफ पर आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बताना चाह रहा हूं। ये जानकारी आपके लिए एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आप और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी ये जानकारी। आज हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई के संसाधन। सिंचाई संसाधन इसमें क्या होता है कि हम लोग सामान्य तौर पर एक बात देखते हैं कि नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, पर उसके पहले बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था मध्य प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्रफल, या फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है उसके तहत मध्य प्रदेश में जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं वो आंकड़े कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो उस पर आज हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। संभवतः यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। और ये जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं ये संसाधन से संबंधित जो भी डेटाज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सभी जो है मध्य प्रदेश शासन के जो प्रतिवेदन हैं या मध्य प्रदेश शासन के विभागीय जो जानकारी है उनके ऊपर आधारित हैं। और कोशिश ये है कि ये 2019-20 के आंकड़े आपको उपलब्ध कराऊं जो कि जनवरी 2022 में जारी किए गए हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग सिंचाई संसाधन वाला जो टॉपिक है वहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वह होता है जल की उपलब्धता। मध्य प्रदेश में जल की उपलब्धता या हम कहें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन आवर स्टेट। तो हम ये देख सकते हैं कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है हमारे यहाँ पर वो क्या है। तो जल की उपलब्धता दो प्रकार की होती है बेटे। कैसे, कौन कौन सी? जैसे पहला सतही जल आ जाता है दोस्तों। दूसरी उपलब्धता भूजल के रूप में होती है, यानी सतही जल यानी हम लोग कहते हैं सरफेस वाटर, और दूसरा आता है भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर। तो यहां जब हम सतही जल की बात करते हैं तो सतही जल यानी हम यहां पर देखेंगे जो सतही जल होता है या जो सरफेस वाटर जो होता है, तो सरफेस वाटर को हम लोग कुल 10 प्रमुख नदियों में विभाजित करते हैं। यानी हमारे मध्य प्रदेश में जो सतही जल है वह सतही जल की गणना हम लोग 10 प्रमुख नदियों के रूप में कर सकते हैं। जैसे 10 प्रमुख नदियों में जैसे हमने कहा नर्मदा है, बेतवा है, या हम ताप्ती कह लें, माही कह लें, 10 प्रमुख नदियों की बात आ रही है। तो सतही जल हमारे पास में कितना उपलब्ध है, कितना अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो अवेलेबल है 81,500 मिलियन घन मीटर। इट मीन्स 81,500 मिलियन क्यूब मीटर, है ना। इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है। और देखिए 81,500 मिलियन घन मीटर, 81,500 मिलियन क्यूब मीटर, ये एक्चुअल में कुल सतही जल है। अब आप जानते हैं मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियां अपने पड़ोसी राज्यों में भी बहती हैं, तो वो जो 10 प्रमुख नदियां जो पड़ोसी राज्यों में भी बह रही हैं, तो इसलिए यहां ये बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो सतही जल है इसका कितना भाग मध्य प्रदेश के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि 56,800 मिलियन घन मीटर मध्य प्रदेश के लिए है। यानी हम कहेंगे कि कितना अवेलेबल है ये एमपी के लिए, ओनली फॉर एमपी हम कहेंगे 56,800 मिलियन क्यूब मीटर। और मिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये परसेंटेज में हम कह सकते हैं 69.7%, यानी 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर का 69.7% हमारे एमपी के लिए, हमारे स्टेट के लिए है। ये बात आप ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन जो और बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये जो जल उपलब्धता है 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर, इसमें सबसे ज्यादा कौन से बेसिन में है। तो हम कह सकते हैं जैसे नर्मदा बेसिन में इसका 31.2% मिलेगा, और गंगा यमुना बेसिन ये जॉइंट है,
है ना। कंबाइंड फॉर्म में गंगा यमुना बेसिन में 36.8% आ जाता है और गोदावरी बेसिन में 26.3% आ जाता है। अब हम इसको अगर तोड़ के देखें तो नर्मदा बेसिन में 31.2% है, यानी कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर नर्मदा में इसका 31.2% मिलेगा। जबकि गंगा बेसिन जब आ जाएगा तो गंगा बेसिन ओनली इन गंगा कैचमेंट एरिया, जैसे सोन रिवर का फ्लोइंग एरिया आता है, तमस रिवर का फ्लोइंग एरिया आता है, तो वो आएगा आपका 13.6%, 13.6% आएगा, है ना। जबकि यमुना बेसिन को स्पेशली हम कितना देंगे, यमुना बेसिन को हम देंगे 25.2%। यानी हम यहां देख सकते हैं, अगर अलग अलग तोड़ के देखें, अगर क्वेश्चन आता है बताइए मध्य प्रदेश में कुल मतलब सतही जल उपलब्धता का सर्वाधिक भाग किस नदी बेसिन में है, और हमसे पूछा जाए ए नर्मदा बेसिन, बी गंगा बेसिन, सी यमुना बेसिन, डी गोदावरी बेसिन, तो हम लोग नर्मदा बेसिन लगाएंगे। पर अगर उसने जॉइंटली पूछ लिया, गंगा यमुना बेसिन को एक साथ पूछ लिया, तो गंगा यमुना बेसिन के पास इंटीग्रेटेड हम लोग देखेंगे 36.8%, या एग्रीगेटेड अपन देखेंगे 36.8%, और गोदावरी बेसिन जैसे बेनगंगा, वर्धा और आपका पेंच है, इन सब के पास 26.3% है। यानी इतना जल हम लोग यहां से उपयोग कर सकते हैं, यहां से। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 1995 के द्वारा 2005-6 वर्ष के लिए ये आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, जो अभी तक चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें भूजल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में उपलब्ध कितना है, ये कितना अवेलेबल है अंडरग्राउंड वाटर, तो हम कहेंगे 34,000 मिलियन क्यूबिक मीटर, या हम कहते हैं 34,000 मिलियन घन मीटर। इतना भूजल हमारे मध्य प्रदेश की धरा में संजोए हुए रखा है हमने। और इसका हम अगर इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहें तो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज कर सकते हैं 29,000 क्यूबिक यानी मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी 34,000 मिलियन घन मीटर में से 29,000 मिलियन घन मीटर का उपयोग आप सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर यह प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश में नल मतलब भूजल सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, सबसे ज्यादा उपलब्धता किस जिले में, तो आप होशंगाबाद बताइएगा। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा भूजल मिलेगा, कुल मिलाकर 201.9 मिलियन घन मीटर, या हम कहें 201.9 मिलियन क्यूबिक मीटर, ये होशंगाबाद में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम झाबुआ जिले में, भूजल की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होशंगाबाद में, सबसे कम झाबुआ में। झाबुआ में केवल 20.13 मिलियन क्यूबिक मीटर, 20.13 मिलियन घन मीटर, ये झाबुआ में, यानी झाबुआ में सबसे कम उपलब्धता आपको मिलेगी भूजल की। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, हमारा जो एरिया यहां भूजल कम है, और जहां पर जंगल वगैरह ज्यादा, वहां भूजल ज्यादा मिलते हैं। जैसे होशंगाबाद में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, और वहां नर्मदा नदी की घाटी है, नर्मदा नदी का फायदा उस क्षेत्र को मिल रहा है। झाबुआ के पास इतनी कोई बड़ी नदी तो है नहीं जिसके कि रिवर बेसिन में आपको ट्यूबवेल यानी जल के अंदर, जमीन के अंदर बहुत पानी मिले, है ना। तालाब बहुत सारे मिलेंगे झाबुआ में, पर भूजल कम है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। ये उपलब्धता के बारे में पहले प्रकार का क्वेश्चन उपलब्धता के बारे में आता है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है जो कि मेरे ख्याल से 2017-18 में यह पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल, इरिगेशन एरिया। इरिगेशन एरिया इन अवर स्टेट, हमारे एमपी में इरिगेशन एरिया कितना है, सिंचित क्षेत्रफल कितना है। तो यहां दो प्रकार के आंकड़े आते हैं, दो अलग अलग तरह के आंकड़े आते हैं। एक टोटल इरिगेशन एरिया, देन नेट इरिगेशन एरिया। यानी हम कह सकते हैं कि कुल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र। कुल सिंचित क्षेत्रफल यानी हमारे यहां जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कुल भूमि को हम लोग यहां रखते हैं, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि वह मानसून के समय सिंचित हो जाता है ना। मानसून का
जो वर्षा का जल है वो हम लोग ने संरक्षित करके रखा हुआ है, वो कुछ दिनों तक चलेगा, उसका उपयोग हम किसी खेत में कर सकते हैं, तो वो कुल सिंचित में आ जाता है। और इसके साथ साथ में शुद्ध सिंचित भी आ जाएगा। शुद्ध सिंचित में हम देखेंगे जहां पर नलकूप खोदा हुआ है, जहां पर कुआं है, कुओं के द्वारा सिंचाई होती है, जहां पर नलकूप ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होती है, जहां तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है, नहरें बनाई गई हैं, नहरों का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का मतलब होता है जो हमने साधन डेवलप किए गए हैं, कूप, नलकूप, सिंचाई करने के लिए कूप है, नलकूप है, नहरें हैं, तालाब हैं, उनसे सिंचित क्षेत्र शुद्ध सिंचित क्षेत्र हो जाता है। और कुल सिंचित में वर्षा के द्वारा एकत्रित किया गया जल वगैरह भी उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए, दो बातें चलती है हमारे यहां पर, एक कुल बोया गया क्षेत्रफल और एक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। कुल बोया गया क्षेत्रफल जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक जमीन है, एक खेत है जो रेगुलर ऑपरेट हो रहा है, हर साल ईच ईयर उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो रेगुलर ऑपरेट एरिया है, साल में हम उसको जोतते हैं, उसकी हम लोग जो है वहां पर फसल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एरिया हम देखते हैं कि आता है एक वेस्टलैंड एरिया आता है, वेस्टलैंड एग्रीकल्चर लैंड। तो हम ये देख सकते हैं कि वेस्ट एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं पड़त भूमि, पड़त भूमि, हम क्या करते हैं कि सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं होने से एक एक या दो दो साल के लिए छोड़कर हम वहां पर खेती करते हैं, है ना। ऐसे ही बंजर भूमि वाली बात आती, जहां 3 या 4 साल छोड़ छोड़ के हम लोग सिंचाई करते हैं, है ना। तो हम यहां देखें कि कुल बोया गया क्षेत्र में शुद्ध बोया गया भी आ जाएगा, पड़त भूमि क्षेत्र आ जाएगा, तीसरा कौन सा आ जाएगा, बंजर भूमि भी आ जाएगा। तो उस कुल बोया गया में से कुल सिंचित क्षेत्र निकाला जाएगा। और शुद्ध बोया गया का मतलब यह होगा कि जहां हम लोग नियमित खेती करते हैं, यानी रबी के सीजन में रबी की फसल, खरीफ के सीजन में खरीफ की फसल नियमित रूप से जहां हम लोग लेते हैं, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र या हम कहें नेट इरिगेशन एरिया जो है वो नेट शोन एरिया से निकाला जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दो चीजें आती हैं, दो आंकड़े अलग अलग आएंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, टोटल इरिगेशन एरिया है, मैं 2019-20 की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े 2019-20 से रिलेटेड आ जाते हैं। ये आंकड़े 2019-20 के जो 2022 में जारी किए गए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो कुल सिंचित क्षेत्रफल 150.4 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 150.4 लाख हेक्टेयर। ये कुल सिंचित क्षेत्रफल है, जो कुल बोए गए क्षेत्र का 53.4% है। देखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्रफल 282 लाख हेक्टेयर मिलता है, और उस कुल बोए गए क्षेत्रफल में से 53.4% ही कुल सिंचित क्षेत्र है। मैंने आपसे बताया था कुल बोया गया का मतलब क्या हुआ, एक तो रेगुलर ऑपरेट एरिया जो हर साल बोया जाता है, दूसरा ऐसी जमीन जो एक एक दो दो साल छोड़कर बोई जाती है, तीसरा ऐसी जमीन जो 3-3 या 4-4 साल छोड़कर बोई जाती है। तो उन सभी को मिलाएंगे तो कुल बोया गया क्षेत्र निकलता है। उसमें से कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 53.4%, 53.4%। अब हम शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात जब हम करते हैं तो यहां हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र में से निकालेंगे, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारे यहां लगभग 155 लाख हेक्टेयर के करीब आता है, शुद्ध बोया गया। अब शुद्ध बोया गए क्षेत्र में से 125.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। यानी रेगुलर ऑपरेट एरिया अगर 155 लाख हेक्टेयर है तो 125.15 लाख हेक्टेयर, 125.15 लाख हेक्टेयर इज net irrigated area in our state, and it is 86.6% of net क्रॉप्ड एरिया या नेट क्रॉपिंग एरिया। यानी नेट क्रॉप्ड एरिया का 80.6%, 80.6% शुद्ध बोया गया है। और
कुल बोया गया यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया का 53.4%। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि हमारे यहां कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है। तो कुल सिंचित अगर पूछ रहा है तो वो परसेंट पूछ रहा है कुल बोए गए में से, और कुल बोए गए में से 53.4% कुल सिंचित क्षेत्र है। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र निकालेंगे वो 80.6% आएगा। और ये दोनों प्रकार के आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, ये दोनों तरह के आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अब हम यहां पर देखना चाहते हैं उसी बात को कि अब सर्वाधिक सिंचित जिले मध्य प्रदेश में कौन से हैं। यह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक सिंचित और सर्वाधिक मतलब न्यूनतम सिंचित एंड सर्वाधिक सिंचित यानी मैक्सिमम इरिगेशन एरिया किन जिलों के पास में है और मिनिमम किसके पास में, ऐसे क्वेश्चन भी हमसे आते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है होशंगाबाद, क्योंकि होशंगाबाद में 77.2% भाग पर सिंचाई की जाती है। यानी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला सबसे सिंचित जिला कहलाएगा। मैक्सिमम इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट जो है होशंगाबाद इज इन आवर स्टेट, यानी हमारे मध्य प्रदेश में मैक्सिमम इरिगेशन एरिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है होशंगाबाद या नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर कि 77.2% भाग पर इरिगेशन होता है, 77.2%। उसके बाद कटनी का नंबर आता है 70.6% और फिर खरगोन का नंबर आता है 70%। देखिए बाजार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, गाइड हैं, जहां पर डेटास दिए गए हैं और वो डेटास 2017-18 या 2016-17 के डेटास हैं। हमारे यहां पर अभी के जो डेटास आते हैं, अभी के जो डेटा आएंगे, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और इसलिए आप ध्यान रखना, ये इन आंकड़ों की विश्वसनीयता है। वो किताबों में पुराने डेटास हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की अभी भी जो आपको ऑनलाइन जो डेटास अवेलेबल होंगे वो थोड़े पुराने होते हैं, और ये हमने प्रतिवेदनों से उठाया है। तो होशंगाबाद में सबसे ज्यादा सिंचित है 77.2%, कटनी में 70.6%, खरगोन में 70% आ जाते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचाई वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले के पास में है, या मिनिमम इरिगेशन एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम डिंडोरी बताएंगे। डिंडोरी में केवल 1.8% भाग जो है वो सिंचित है, यानी 1.8% भाग पर ही सिंचाई होती है डिंडोरी में। अनूपपुर की जब बात की जाएगी तो अनूपपुर में 3.5% आ जाएगा और अलीराजपुर में 18.1%। देखो आप किताबों में देखेंगे यहां कहीं मंडला दिखाई देगा, कहीं जो है आपको शहडोल उमरिया दिखाई देगा, उसको मत देखिए आप, वो पुराने डाटास हैं। और यहां लेटेस्ट हम देखेंगे सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला होशंगाबाद, सबसे कम डिंडोरी, दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कटनी के पास, तीसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र खरगोन के पास, और डिंडोरी में सबसे कम, फिर अनूपपुर में उससे थोड़ा ज्यादा 3.5% और अलीराजपुर में 18.1%। तो इस तरह से कम 3 जिलों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, दोनों जगह ये आपको लाभ देंगे, दोनों जगह फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां भी 3 मार्कर हो या फिर 5 मार्कर हो मेंस में, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखने जाएंगे सिंचाई के साधन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन आवर स्टेट। अब ये जो साधन निकलेंगे ना, तो इसमें जितने भी डेटाज आएंगे वो हम लोग शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से निकालेंगे। किस में से निकालेंगे? शुद्ध सिंचित यानी नेट इरिगेशन एरिया में से निकालते हैं हम लोग। जैसे मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन 4 प्रकार के साधन आएंगे हमारे पास में। ये 4 प्रकार के साधन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कूप और नलकूप, वेल एंड ट्यूबवेल। सेकंड जो है ये गवर्नमेंट कैनाल्स आ जाती हैं, शासकीय नहरें आ जाती हैं। तीसरा पाउंड
और टैंक यानी तालाब आ जाते हैं। और चौथा अदर रिसोर्सेस। अदर रिसोर्सेस में जैसे हम लोग देखते हैं नल कनेक्शन ले लेते हैं, फार्मर किसान नल कनेक्शन ले सकते हैं, या कहीं छोटा सा नाला बह रहा है वहां स्टॉप डैम बना लिया है ना, या कहीं जैसे बलराम ताल योजना है, खेत तालाब योजना है, तो यहां से भी हम लोग जो है खेती कर लिया करते हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं अन्य साधन हैं। ठीक है, तो सिंचाई के साधनों में कूप और नलकूप, सबसे ज्यादा सिंचाई कूप और नलकूप से की जाती है। यानी हम देखेंगे कि जो नेट इरिगेशन एरिया है एमपी में है ना, नेट इरिगेशन एरिया जो मैंने आपसे बताया था कि करीब 125.15 लाख हेक्टेयर हमने जो देखा था, तो उसमें नेट इरिगेशन एरिया में यानी 78.56% यानी 78.56% क्षेत्र में सिंचाई कुओं से और नलकूप से की जाती है। कूप और नलकूप से 78.56% भाग में। यानी यह भी मैं आपको बता दूं कि ये 2019-20 के लिए आंकड़े हैं जो 2022 में जारी किए गए हैं, 2022 में जारी हुए हैं, 2019-20 के लिए। तो हम यहां देखें कूप नलकूप का परसेंट 78.56% आएगा, है ना, यानी वेल एंड ट्यूबवेल सबसे ज्यादा। और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है कूप और नलकूप से, वेल एंड ट्यूबवेल से। और शासकीय नहरें जो कैनाल्स होती हैं, जैसे आप जानते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, या हम लोग यहां देखें इंदिरा गांधी जैसे नर्मदा घाटी से निकाली गई नहरें, इंदिरा सागर नहर, ओंकारेश्वर नहर, है ना, या बरगी नहर आ जाती है, या फिर तवा नहर आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग बेनगंगा नदी से बेनगंगा नहर आ जाती है, बावनथड़ी नहर आ जाती है। सोन परियोजना से हम देखें कि बाणसागर नहर निकाली गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे यहां उर्मिल नहर, बरियारपुर नहर, ठीक है, और इसके अलावा चंबल नहर सबसे महत्वपूर्ण आती है, बेतवा नहर है, बारना नहर है। तो ये शासकीय नहरें, इनसे मध्य प्रदेश के 22.10% भाग पर सिंचाई होती है। यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से 22.10% भाग पर शासकीय नहरों से होती है। और तालाब या पौंड जो हैं या जो टैंक है उनका कंट्रीब्यूशन 3.79% का है, 3.79% भाग पर। और अन्य साधन जैसे नल हैं या स्टॉप डैम बना लिए हम लोगों ने, कच्चा बांध वगैरह बनाते हैं, उनसे सिंचाई 13.03% 13.03% में की जाती है। सबसे ज्यादा कूप नलकूप में। अब आप अगर सामान्य रूप से इसको देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ये आंकड़े तो गलत हैं। क्यों कहेंगे? तो हम यहां अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 100 से तो ज्यादा निकल जाएगा, निकलेगा। तो यहां दिक्कत क्या आती है कि कूप नलकूप, मैंने जो है मेरा खेत है, वहां खेत में मैंने कुआं खोद रखा है, नलकूप खोद रखा है, तो वहां पर मैंने कुएं से या ट्यूबवेल से, वेल या ट्यूबवेल से सिंचाई की। अब धीरे धीरे ठंड आ गई, अब ठंड आते आते मेरा कुआं भी सूखने लगा, नलकूप भी सूखने लगा। अब मैं किसके भरोसे रहूंगा? पास में बहने वाली नहर के भरोसे रहूंगा। तो उसमें नहरों का भी योगदान आ जाएगा। मेरे खेत में मैं नहरों से भी सिंचाई कर लूंगा, कुएं से भी कर लूंगा, या किसी के नलकूप से किराए से पानी लेकर सिंचाई कर लूंगा, या नल कनेक्शन ले रखा उससे मैं सिंचाई कर लूंगा। तो मैं अपने खेत में कई साधन इस्तेमाल कर सकता हूं, यह चीज भी होती है। तो इसलिए यहां पर मिक्स है ये कि भाई सबसे ज्यादा कूप नलकूप 78.56% क्षेत्र में है, पर उन क्षेत्रों में नहरों से भी सिंचाई होती है, उन क्षेत्रों में तालाब से भी सिंचाई होती है, या अन्य साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए यह परसेंटेज आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो 78.56% सबसे ज्यादा कूप नलकूप से सिंचाई होती है। कहां पर होती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मालवा में होती है ना। उसके बाद शासकीय नहरें आती हैं 22.10%। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस भाग में होती है मध्य प्रदेश के? आप कहेंगे चंबल घाटी वाले क्षेत्र में होती है। फिर आप तालाब की बात करें, पौंड या टैंक की बात करें, तो 3.79% भाग जो है वहां पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। तालाबों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है मध्य प्रदेश में? आप पहले नजरिए में जो आंसर बताएंगे पूर्वी मध्य प्रदेश, ये पूर्वी मध्य प्रदेश, ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश। और अन्य साधनों में हम लोग देखते हैं कि 13.03%,
तो अन्य साधनों का उपयोग हमारे यहां रायसेन, यानी सबसे ज्यादा विदिशा, सागर और रायसेन, विदिशा, सागर, रायसेन, टीकमगढ़, इन क्षेत्रों में अन्य साधनों से सिंचाई ज्यादा होती है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां थोड़ा सा देखें। यहां हम लोग ने मैप देखा है और इस मैप में हम बता सकते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन हम लोग यहां देखना चाह रहे हैं। सिंचाई के साधन हम देख रहे हैं, तो सिंचाई के साधनों में हम लोग यहां पर देख रहे हैं सबसे पहली चीज, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए आप, इस तरह के डायग्राम बना के रखे हैं। इसका मतलब है कुओं के द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये, कूप और नलकूप, वेल एंड ट्यूबवेल बोथ। तो यहां हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र अगर मैंने लिखा है तो आप इसको किस तरह से पढ़िएगा, मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश में। जैसे मैं यहां पर एक चीज और लिख दूं, मालवा निमाड़ भी लिख दिया मैंने, यहां पर मालवा निमाड़ लिख दिया। तो मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा कुएं आपको, सबसे ज्यादा कूप और नलकूप कहां मिलेंगे, मालवा निमाड़ में मिलेंगे। उसके बाद चंबल घाटी में मिलेंगे और उसके बाद बुंदेलखंड के पठार में मिलेंगे। प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड इन थर्ड प्लेस, चंबल रिवर वैली इन सेकंड प्लेस एंड इन टॉप प्लेस मालवा एंड निमाड़। यहां पर सबसे ज्यादा यूज होते हैं वेल एंड ट्यूबवेल। अब हम इसके बाद इस तरह का डायग्राम देख रहे हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरह के डायग्राम आपको देखने को मिल, ये है कैनाल, गवर्नमेंट कैनाल, नहरें। तो चंबल घाटी में सबसे ज्यादा, जो चंबल घाटी रीजन है, वहां सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है चंबल घाटी क्षेत्र में, है ना। उसके बाद में आप नर्मदा घाटी बताएंगे और फिर तीसरा नंबर आप मालवा के पठार को देंगे, कहां पर, नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र में। उसके बाद तालाब की बात आती है। देखिए ये तालाब वाली बात आ गई, ये तालाब आ गए। तो यहां तो मैंने आपको बताया, उसने प्रश्न पूछा है आपसे मध्य प्रदेश के किस भाग में तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, आप बताएंगे ये मध्य प्रदेश का कौन सा भाग आ गया, ईस्टर्न एमपी आ गया या ईस्ट एमपी आ गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। पर यहां ध्यान रखिएगा आप कि मध्य प्रदेश में तालाबों से जो सिंचित क्षेत्र है, वहां पर हम लोग ये बता रहे हैं सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र बालाघाट है। यानी तालाबों से बालाघाट के 21.2% भाग पर सिंचाई होती है। यानी मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां है, बालाघाट में है। बालाघाट जिले का जो सिंचित क्षेत्र है या बालाघाट जिले का जो इरिगेशन एरिया, उसके 21.2% भाग पर क्या किया जाता है, तालाबों से सिंचाई होती है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर मैंने यहां पर देखो डायग्राम में, यहां मैंने कुछ बता रखा है, ये बता रखा है मैंने। यहां मैं बताऊंगा कि झाबुआ जिला जब आता है तो झाबुआ जिले में आप बता सकते हैं कि 19.3% भाग पर तालाबों से सिंचाई होती है। फिर अलीराजपुर जिला आता है, अलीराजपुर जिले के आप बताएंगे 18.4% भाग पर तालाबों से सिंचाई होती है। तो देखो आप, हम तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश बता रहे हैं, पर अगर हम 1, 2, 3 काउंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पर पहला जिला तो बालाघाट निकल कर आएगा। ये बालाघाट आ रहा है, सबसे पहला, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल बालाघाट के पास में है तालाबों के द्वारा। पर दूसरा स्थान मिल जाता है झाबुआ को और तीसरा स्थान अलीराजपुर को मिल जाता है। पहले हम लोग 4 साल पहले पढ़ते थे कि वहां पर मंडला, सीवनी, सीधी, सिंगरौली इनके नाम आते थे, पर यहां तो तालाबों से होती ही है परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल। बट अगर हम रिसेंटली देखें 2-3 साल में, तो सबसे ज्यादा बालाघाट में और फिर झाबुआ में और उसके बाद अलीराजपुर में। तो इस तरह के क्रम हमको याद रखना चाहिए। ये यानी सिंचाई के संसाधन हैं। और फिर मैंने यहां बताया अन्य साधनों में, तो विदिशा, ये देखिए विदिशा है, सागर, रायसेन, टीकमगढ़ वाला जो एरिया है, यहां अन्य साधनों से सिंचाई होती है। खासतौर पे विदिशा और सागर में अन्य साधनों से सिंचित क्षेत्रफल ज्यादा है। ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब देखो, मैं आपको यूं बताऊं कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा यानी कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां पर है,
तो हम कहते हैं भाई मालवा में तो है, मालवा में भी सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है जहां पर कि कुओं का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला एक ऐसा जिला है जहां 87% सिंचित क्षेत्र कुओं का है। यानी मंदसौर जिले में कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र 87% है, सबसे ज्यादा। और एक बात और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कुओं की कुल संख्या 1.80 लाख को पार कर गई है और इनमें सबसे ज्यादा कुएं मंदसौर जिले में है। यानी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी मंदसौर जिले के पास है कुओं से, और कुएं भी संख्या में सबसे ज्यादा मंदसौर जिले के पास में है। और दूसरी बात, जब हम लोग देखना चाहेंगे नलकूप, ट्यूबवेल, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला ट्यूबवेल बाय ट्यूबवेल कौन सा है? इंदौर जिला है। इंदौर जिले के 88.6% भाग पर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, नलकूप से सिंचाई होती है। हां, अगर वो क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप कौन से जिले में है, तो हम बताएंगे उज्जैन जिले में। उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा नलकूप हैं। ठीक है, ट्यूबवेल की संख्या, नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स उज्जैन के पास में, फिर इंदौर के पास में। पर इरिगेशन एरिया बाय ट्यूबवेल्स यानी नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र इंदौर जिले के पास में 88%, मोर देन 88% हम लोग देखते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखें इसके बाद नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला। अब नहरों से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किसके पास निकलेगा? तो हम बताएंगे वह निकलेगा होशंगाबाद जिले के पास में, है ना। यानी एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर बाकी परसेंटेज वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में मंडला जिला जो है वहां पर नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत आपको मिलेगा। मान लीजिए मंडला जिले की सिंचाई क्षेत्रफल है, मान लीजिए मंडला जिले का सिंचाई क्षेत्रफल ए है मान लीजिए, तो उस ए का 69% से अधिक भाग नहरों के द्वारा सिंचित है। यह समझ लीजिए आप। यानी मंडला जिले में परसेंटेज वाइज नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र ज्यादा है, भले ही वहां सिंचित क्षेत्रफल कम आ रहा है ना। अब हमने कहा होशंगाबाद में A++ है ना कुल सिंचित क्षेत्र, और उसमें नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्रफल ज्यादा है, पर कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत के आधार पर वो कम हो जाएगा। मंडला में कुल सिंचित क्षेत्रफल भले ही कम होगा, पर उसमें से परसेंटेज निकलेगा नहरों का ज्यादा। इसलिए ये दो प्रकार के प्रश्न आपसे आ सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन से जिले के पास है? होशंगाबाद के पास। और प्रतिशत के आधार पर नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? वो मंडला है। ये इस तरह के प्रश्न हमको ध्यान रखने। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी मध्य प्रदेश में की जाती है, पर अगर हम 1, 2, 3 में नाम दें तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल बालाघाट के पास 21.2%, दूसरा स्थान झाबुआ 19.3%, अलीराजपुर 18.4%। ऐसे अपने को याद रखना है इनके बारे में। तो इस तरह से हम लोग इनकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे नहरें हैं, तो हमारे यहां जो नहरें हैं, जैसे चंबल नहर, तो आप देखते हैं कि चंबल नदी घाटी परियोजना जिसके अंतर्गत गांधी सागर बांध बनाया गया, राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। तो इनसे जो नहरें निकाली गई हैं, खास तौर पे जो बाएं तट की यानी लेफ्ट साइड की जो नहरें निकाली गई हैं, वो मध्य प्रदेश को लाभ देती हैं। विशेषकर हमारे उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले से प्रवेश करती हैं चंबल नहरें, और यहां आने के बाद ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे मुरैना नहर, अंबाहा नहर और फिर उनकी कई उपशाखाएं। तो यहां हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के 13,000 ग्राम हैं, नंबर ऑफ 13,000 विलेजेस हैं, उनके लगभग 3.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलती है चंबल नहर, मुरैना नहर, अंबाहा नहर, इन सभी से। ठीक है, इसके अलावा विदिशा जिले में हलाली नहर है,
जिसको कि आजकल हम लोग बेस नहर परियोजना कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी जो सम्मानित मंत्री महोदया उमा भारती जी जो रही हैं केंद्र शासन में, तो उनके प्रयासों से अब हलाली घाटी परियोजना नाम हटा दिया गया है। अब वो बेस नदी घाटी परियोजना है। वो तो बेस नदी घाटी परियोजना में बेस नहर की बात हम करें तो विदिशा जिले में आप बता सकते हैं 73,500 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलती है। फिर रायसेन जिले में बारना नहर परियोजना है। बारना नहर परियोजना से 66,400 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलती है। सीहोर जिले में आइए, कोलार नहर परियोजना आएगी। कोलार नहर परियोजना से आप जो है करीब करीब जो है 67,300 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बालाघाट जाइए तो बालाघाट में जो है आप देखते हैं कि बेनगंगा नहर परियोजना आती है, जिससे आप 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। फिर हम लोग देखें बरगी नहर परियोजना आती है हमारे जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर इन जिलों के लिए। तो वहां हम देख सकते हैं कि बरगी जो नहर है उससे करीब करीब आप 1.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा बाण सागर परियोजना की तरफ जाइए, जहां हमारे शहडोल के देवलोंद में बांध बनाया गया है सोन नदी पर। तो वहां बाण सागर जो नहरें निकाली गई हैं उनसे हम 2.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। बेतवा नदी घाटी परियोजना में आते हैं हम लोग राजघाट नहर परियोजना। तो राजघाट नहर परियोजना से हम लोग 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी से निकाली गई नहरें आती हैं, जैसे इंदिरा सागर नहर परियोजना है। इंदिरा सागर जो नहर परियोजना है, पुनासा डैम से जो नहरें निकाली गई हैं उनसे आप जो है करीब करीब 1.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हो। ठीक है, ओंकारेश्वर नहर परियोजना से 1.83 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई आप कर सकते हो। तो ये हमारे यहां पर नहरों का जाल बिछाया जा रहा है वर्तमान में, और धीरे धीरे नहरों का प्रतिशत बढ़ते बढ़ते 22% तक आ गया है ना। तालाब पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए तालाबों की संरचना उपयोगी साबित होती है। यद्यपि कि हमारे यहां झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिलों में भी तालाब बनाए गए हैं, वहां तालाबों से सिंचाई होती है। इसके अलावा आप अपने खेतों में बलराम ताल योजना बना सकते हैं। वर्षा का पानी आपके खेत में आता है, उसको वहां पर इकट्ठा करने के लिए आप अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बना सकते हैं। एक स्मॉल पॉन्ड स्कीम है बलराम ताल योजना, खेत तालाब योजना, जो कि हमारे यहाँ 2008 से स्टार्ट होती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, उनके प्रयासों से जो है बलराम ताल, खेत तालाब, इस तरह की योजनाएं यहाँ पर संभव हुई हैं। तो ये खास तौर पे बहुत सारे साधन अब धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको सिंचाई के अंतर्गत मिल सकते हैं, और उसके बाद में फिर सीधे सीधे परियोजनाएं आ जाती है, नदी घाटी परियोजनाएं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।